नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज बात करेंगे देश की आन बान शान तिरंगे को लेकर मचे घमासान की। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मोदी सरकार देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान के लिए देशवासियों से अपील कर चुके हैं कि वो इस हफ्ते अपनी प्रोफाइल पिक में तिरंगे की फोटो लगाएं। लेकिन विपक्ष को सरकार का यह तिरंगा अभियान भी रास नहीं आ रहा। तिरंगे को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को देशद्रोही बताने में जुटे। सरकार के तिरंगा अभियान से बौखलाए राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। क्या विपक्षी दलों के पास मुद्दे नहीं है कि जो तिरंगे को लेकर दुष्प्रचार हो रहा है? क्यों राहुल गांधी को आरएसएस देशद्रोही लगता है? अगर आरएसएस देशद्रोही संस्था थी तो 70 साल आपने राज किया, बैन क्यों नहीं किया? लगा देते बैन। जिस आरएसएस को राहुल गांधी देशद्रोही बता रहे हैं उसी आरएसएस को लेकर राहुल को पहले इतिहास भी जानना चाहिए। 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय संघ के स्वयंसेवकों की सेवा से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को आमंत्रित किया था। संघ के कार्यक्रमों में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हिस्सा ले चुके हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संघ के सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर को सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1977 में आरएसएस के कहने पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया था। पॉलिटिकल हस्तियों के अलावा पूर्व जनरल फील्ड मार्शल करियप्पा 1959 में मैंगलोर की संघ शाखा के कार्यक्रम में जा चुके हैं। 2018 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस के कार्यक्रम का हिस्सा हो चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं। तो अगर ये आरएसएस इतना देश विरोधी है, देश के लिए खतरा है, तो भाई ये सब क्यों हो रहा था? और इतने बड़े बड़े नेताओं ने बैन क्यों नहीं लगा दिया उस पर? दरअसल नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार सवालों के बीच फंसी हुई है। ईडी की पूछताछ के बाद अब यंग इंडियन के दफ्तर पर ईडी ने ताला लगा दिया है। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस बौखलाई हुई है और मोदी सरकार पर हमले बोल रही है। कांग्रेस सरकार पर एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। लेकिन सच ये भी है कि हेराल्ड के दफ्तरों की जब टाइम्स नाउ नवभारत ने पड़ताल की तो उस प्रॉपर्टी पर बियर बार मिला। लखनऊ हेराल्ड के दफ्तर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां बियर की दुकान हेराल्ड के दफ्तर पर लगी हुई, उसका वहां पर बैनर लगा हुआ है। लोग तो पूछ रहे हैं कि भाई इस पर जवाब दो कि हेराल्ड के दफ्तर में बियर शॉप क्या कर रही है। हालांकि कांग्रेस ही नहीं, बाकी विपक्षी दल भी आरएसएस पर हमले कर रहे हैं। इस लिस्ट में ओवैसी का नाम भी है। ओवैसी ने शमसुल इस्लाम, हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस के स्रोत के हवाले से ट्वीट किए और आरोप लगाया कि आरएसएस का आजादी में कोई योगदान ही नहीं है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने स्वतंत्र भारत को ही खारिज कर दिया था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी नेताओं ने आरएसएस पर सवाल उठाए। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले आरएसएस को लेकर बड़ी हस्तियों ने क्या क्या कहा है वो भी राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे सवाल उठाने वालों के सामने रखना चाहता हूं। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आरएसएस के सामाजिक कार्यों में मैं राष्ट्रहित देख रहा हूं। व्यक्तिगत चरित्र ध्येय के प्रति प्रतिबद्धता है। इस कार्य में आपको सफलता न मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि समाज को संगठित करने में संघ का बताया हुआ मार्ग सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक कह चुके कि मुझे आश्चर्य होता है यह देखकर कि यहां पर स्वयंसेवक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना किसी दूसरे की जाति जाने बगैर परस्पर भाईचारे से रह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि आरएसएस के ऊपर दंगा और दहशतगर्दी का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। परस्पर प्रेम, सौहार्द, संगठन, ऐसे विचार मुसलमानों को संघ से सीखना चाहिए। वहीं विपक्ष तिरंगा यात्रा पर दुष्प्रचार वाली सियासत कर रहा है। कोई आरएसएस को देशद्रोही बता रहा है, कोई तिरंगा अभियान को बीजेपी का एजेंडा बता रहा है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। तिरंगा रैली को लेकर बीजेपी अब क्या कह रही है वो सुन लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले माह ही 9 जुलाई को एक प्रेस वार्ता में ये घोषित किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा
जो भी कार्यक्रम होंगे उन सबको संघ ने अपना समर्थन घोषित किया है। राहुल गांधी का कोई इतिहास बोध नहीं है। यदि इतिहास बोध होता तो वो ऐसा नहीं बोलते। राहुल गांधी उस संगठन से हैं जो संगठन इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, जिस संगठन के कारण लाखों लोग घरों से बाहर हुए और उनका कत्लेआम हो। वे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं। आरएसएस के शब्दकोश में पहला और अंतिम शब्द देशभक्ति है। कांग्रेस के शब्दकोश में पहला और अंतिम शब्द वंशवाद है। संघ और संघ विचार को देश ने स्वीकारा है जी। राहुल गांधी ऐसे तो उनका स्टेटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इधर इधर घूमते घूमते कुछ बात करते रहते हैं। आई डोंट नीड टू रिएक्ट ऑन दैट। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये? सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? सारी चीन से आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी से आ रहे हैं, जो हमारे छोटे मोटे उद्योगी है ना, जो आत्मनिर्भर की बात कहे जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। इससे भी राजनीति करना, और वो भी इस प्रकार की छोटी राजनीति करना, ये फ्रस्ट्रेशन उचित नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं? तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं? हम तो आज भी कहते हैं, राजनीति छोड़िए, तिरंगा किसी पार्टी का नहीं, तिरंगा किसी व्यक्ति का नहीं, तिरंगा इस देश का है, भारत माँ का है। आइए राहुल जी, आप भी तिरंगा फहराइए। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल की तिरंगे की लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में आरएसएस देशद्रोही कैसे हो गया? हेराल्ड प्रॉपर्टी में बियर बार, राहुल जवाब देंगे। आरएसएस से ओवैसी को इतनी चिढ़ क्यों है? और मुद्दों पर हार तो हर बात पर विपक्ष का दुष्प्रचार होगा क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं, संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, दिलीप चेरियन सामाजिक इतिहासकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, और असगर खान वकील हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कपिल कुमार जी, देश आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है, उसमें एक बड़ी छोटी सी बात हुई कि भाई सब लोग तिरंगा फहराएं, लगाएं, डीपी में लगाएं, उसमें आरएसएस की एंट्री भी करा दी गई। आरएसएस का क्या योगदान था? आरएसएस तो जो है वो देश में नफरत फैलाता है। ये तमाम चीजें लाने की आपको कोई जरूरत लगती है क्या जो ईडी पूछताछ कर रही है उसका दुष्प्रभाव है ये आरोप लग रहे हैं, या ये ठीक है? देखिए शशांक जी, ऐसा है कि थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं आपको कि 1947 के अंदर जब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। 1947 के अंदर जब जो समिति बनी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में झंडे का बनाने के लिए, तो उस समय गांधी जी क्या चाहते थे ये मैं आपको बता दूं। और गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स में वो चिट्ठियां मौजूद हैं, इसलिए मुझे मेरे साक्ष्य के ऊपर कोई चैलेंज ना करे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। जो छपा हुआ खुद गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स में मौजूद है वो मैं आपको बता रहा हूं। गांधी जी ने यह तक कहा कि अगर मैं उतना शक्तिशाली होता जितना मैं पहले था तो मैं इस झंडे में यूनियन जैक भी लगा देता, क्योंकि अंग्रेज हमको अपने आप छोड़ के चले गए। यह गांधी जी ने कहा। दूसरी बात मैं इनको बता दूं कांग्रेस के इतिहास को, जो आपने इनको इतिहास पढ़ाने की बात की है, कि 15 अगस्त के दिन, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो उस समय वाइस रीगल लॉज कहलाती थी, माउंटबेटन क्या लिखते हैं उनके वर्ड सुन लीजिए। मैं हिंदी में करके सुना रहा हूं तजुर्बा उसका, लेकिन उनके डायरीज में और सब जगह मौजूद है। वो ये कहते हैं कि वास्तविक प्रोग्राम जो था उसके अंदर ये मौजूद था कि यूनियन जैक को नीचे उतारा जाएगा, लेकिन मैंने नेहरू से कहा कि आप ऐसा करेंगे तो हमें बड़ा अफसोस होगा, वी शैल फील वेरी सैड। तो नेहरू ने कहा कि इस दिन हम किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते, और मैं ये इंश्योर करता हूं कि यूनियन जैक नहीं उतरेगा।
और उस दिन यूनियन जैक नहीं उतरा, सिर्फ तिरंगा झंडा ऊपर गया। और एक मजे की बात आपको आज मैं बता दूं, इतिहासकार होने के नाते मैं थक गया कि उस दिन की फिल्म डिवीजन की वो फिल्म मुझे मिल जाए, जो वहां पे झंडा ऊपर हमारा तिरंगा जा रहा है। वो फिल्म गायब कर दी गई है, वो फोटोएं गायब कर दी गई हैं हमारे इतिहास में से। ये है इतिहास। और जब संघ की ये बात करते हैं, मैं आज इनको एक चिट्ठी बता रहा हूं। सितंबर 1947 में वो चिट्ठी भारत के, आपको दिखा दूंगा चिट्ठी अगर आप चाहेंगे तो, अभी यहां पे फेस पे, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, सरदार बलदेव सिंह, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर के पैड पेपर के ऊपर, उस पर डिफेंस मिनिस्ट्री की सील लगी हुई है, एक चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को। और उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि 20,000 से ज्यादा सिख और हिंदू औरतें अभी भी इनके कब्जे में लाहौर में हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से अपनी सेना नहीं भेज सकता उन्हें बचाने के लिए। आप आरएसएस से बात करें, उनके वॉलेंटियर इनको बचा करके लाएं। बहुत कुछ लिखा हुआ है उस चिट्ठी में। यह भी लिखा हुआ है कि हिंदू जो है अब खतरा कराने को तैयार है मुस्लिम बनने को, उन स्त्रियों को, सिख और हिंदू स्त्रियों को लाहौर से बचा के लाने के लिए। और उस चिट्ठी की एक कॉपी मार्क्ड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो कि दूसरे मिनिस्टर हैं उस कैबिनेट के अंदर। मैं इसको और आगे चर्चा में लाऊंगा। सोच आरएसएस के बारे में बना लेते हैं। आप बता रहे हैं इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं तिरंगे को लेकर, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर और आरएसएस के योगदान पर जो लोग प्रश्न उठाते हैं उनको आप कुछ जवाब दे रहे हैं। उस पर मैं और अभी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले दुष्यंत नागर साहब, अगर आरएसएस देशद्रोही है तो भाई इतने साल में उसको बैन कर देना था, परमानेंट बैन कर देना था। लेकिन आज जब आजादी की सालगिरह मनाने की बात हो रही है, 75वीं सालगिरह मनाने की बात हो रही है, तिरंगा फहराने की बात हो रही है, उसमें आरएसएस क्या है, नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखिए सुशांत जी, देश में सभी विचारधाराओं को अपने तरीके से आ जाती है। इसी प्रकार से आरएसएस को भी है। आरएसएस की अपनी एक आइडियोलॉजी है। आरएसएस उस आइडियोलॉजी पे चल के कार्य कर रही है। बैन देश की सुरक्षा के लिए, देश के आंतरिक और बाह्य सिक्योरिटी के लिए अगर कोई चैलेंज बनेगा तो जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो कोई भी संगठन हो, उसको बैन किया जाए। आज विषय तिरंगे का है और जो कांग्रेस के लीडर ने, पूर्व अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने तिरंगे को लेकर किया है। उनियाल साहब यहां पर हैं, आरएसएस के वरिष्ठ व्यक्ति हैं। ये देश को बताएं, देश इनसे पूछना चाहता है कि 52 वर्ष तिरंगे को लहराने के लिए संघ मुख्यालय पर क्यों लगे। और जनसत्ता में 2016 में संघ के एक बड़े पदाधिकारी का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई तिरंगा नहीं हो सकता, भगवा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कुछ प्रश्न खड़े करती और देश प्रश्नों के जवाब चाहता है। जब आज हम 75वीं सालगिरह अपनी आजादी की मना रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई आप अपनी डीपी में, गृह मंत्री जी ने कहा है कि आप तिरंगा लगाइए, अभी हम देखते हैं संघ के बहुत सारे नेताओं की डीपी में तो तिरंगा आज भी नहीं है। तो ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के एक संगठन को जो कहता है कि मैं विश्वव्यापी हूं, मैं भारत को सशक्त करना चाहता हूं, महागुरु बनाना चाहता हूं, उनको एक जवाब तो विनम्रता से देने चाहिए। नहीं, लेकिन दुष्यंत नागर जी, मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लें कि आरएसएस, अभी मैं पूछ लूंगा जो आपने सवाल उनियाल साहब की तरफ फेंका है, मैं उनसे भी पूछ लूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या देश से ऊपर आरएसएस है क्या? अगर प्रधानमंत्री ने कोई अपील की, नहीं की, वो देश के लोग करेंगे, नहीं कर, अपील की है ना, जबरदस्ती तो हाथ पकड़ के नहीं कहा कि आपको करना ही करना है। और दूसरी बात कि भाई आरएसएस ने तिरंगा फहराया नहीं फहराया, उससे देश का क्या आज की तारीख में लेना, मुझे ये बताइए ना। आज हम 75 साल मना रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करें। वो सारी जो बातचीत है वो आरएसएस पर, और बीजेपी जो है एजेंडा चला रही है तिरंगे की, उस पर चली गई। ठीक है, अगर आरएसएस से जुड़े हुए लोग या आरएसएस के पदाधिकारी नहीं चाहते कि इस पे डिबेट ना हो तो कोई जरूरी नहीं है। ये तो स्वेच्छा है। उनियाल साहब चाहे जवाब दे दें, ना देना चाहे ना दें, प्रश्न तो पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ तो डिबेटिंग कल्चर है। ये तो धनानंद की महासभा से कपिल जी जानते हैं
और अभी तक जो हमारे राजवंश जितने भी रहे हैं, हर जगह डिबेटें होती थी, चर्चा होती थी। ठीक है, चर्चा के आधार पर फैसले संजीव होते उनियाल जी आप जवाब दीजिए। संजीव उनियाल जी। मुझे तो लगता है कि आज 75वें जो हमारा कितनी धूमधाम से विषय को सबके सामने, समाज के सामने, देश के सामने, जाति के सामने और पूरे संसार के सामने तिरंगे को लाना और उस तिरंगे पर आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से एंडोर्स कर देना कि 9 अगस्त को ही 15 अगस्त की बात करना, अपने आप में संवाद होना और टीवी चैनल पे आपके जैसे और सुशांत सिन्हा के माध्यम से उस विषय पर चर्चा करना ही मुझे लगता है कि एक सफलतम, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं सब लोग। और ये अपने आप में बताता है कि आज मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आज बहुत खुश होगा इस बात पे कि कम से कम तिरंगा जिसको लेकर कि उन्होंने 15 लाख लोगों तक, 22,000 परिवारों तक उस झंडे को पहुंचाने के लिए मंडल, जाति और ऊपर नगर और शाखा और उसकी इकाई नीचे तक कार्यक्रम बना रखे हैं कि अगले 3 या 4 दिनों में 11 लाख पोल और 15 से 16 लाख तिरंगे घर घर में पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मैन फोर्स कभी नहीं भूलना चाहिए। संसार की सबसे बड़ी पर संजीव उनियाल वो कह रहे हैं कि आरएसएस 2002 तक तो तिरंगा फहराता नहीं था, इस पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये मैं इससे बिल्कुल भागना नहीं चाहता। पहले तो मैं बधाई देना चाहता था, मैं उसी विषय पर आना चाहता हूं। गूढ़ विषय है, परंतु इतना गूढ़ नहीं है जितनी गूढ़ता से इनको लग रहा है। आज इनके पास और कोई विषय नहीं है। जब सामने स्वयंसेवक लगभग नजर आ रहे हैं, हर जगह नजर आ रहे हैं, सर्वव्यापी नजर आ रहे हैं, पूरे देश में स्तर पर नजर आ रहे हैं, तो ये कोई ना कोई बात ऐसी निकालना चाहते हैं जो झूठी हो, जिसमें दूर दूर तक कोई सरोकार ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनके पास कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है। गुरु को मानना और देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानना अलग अलग बात है। संघ के लिए भगवा ध्वज एक गुरु मात्र है, जहां पर वो बोला करते हैं मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश के तिरंगे तुझे कुछ और भी दूं। इस तरह के गीतों का लगभग हर रोज शाखा में करोड़ों स्वयंसेवकों द्वारा चैंटिंग करना और संगद्वधम संवद्वधम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सर्वो मानती। तो इस तरह के श्लोकों का हम एक साथ रहें, एक साथ चलें और एक लड्डू की तरह जैसे लगातार पिरोए हुए मोतियों की तरह हम एक साथ इकट्ठे रहें और इस तिरंगे को लगातार लहराने का काम ये संघ का ठीक है। दिलीप चेरियन साहब, आपके हिसाब से ये जो कंट्रोवर्सी उठ रही है, ये आपको कुछ लगता है ये वाजिब है, ये चर्चा होनी चाहिए इस वर्ष 75 साल पूरे होने पर कि भाई आरएसएस का क्या योगदान था आजादी में, तिरंगे को लेकर उनका क्या रोल रहा है, नहीं रहा है, या आपको ये गैर वाजिब लगती है? मुझे लगता है कि ये नहीं, उनियाल साहब आपसे नहीं, उनियाल साहब आपसे नहीं, दिलीप चेरियन जी से प्रश्न है। दिलीप जी आप बोलिए। जी, मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। 2 कारण हैं। इस वक्त हमारे देश में अगर आप सोशली कॉन्शियस हो तो देश के विभिन्न भाग में लोगों को अपना जो इतिहास है उसके बारे में एडिक्वेट जानकारी नहीं है। ये जो 75 साल गिरा है उसमें हमारा एक मौका था जहां हमारे आजादी के बारे में, तिरंगे के बारे में और उसके जुड़े हुए कई बातों पे चर्चा होनी चाहिए था और उस हिस्ट्री को दोहराना था। अब जो बच्चे ये सुन रहे हैं, जो बुजुर्ग ये सुन रहे हैं, वो सोचेंगे कि ये समय ये है जब हम विवाद में फंस जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर सोशल इम्पैक्ट होना था तो इस टाइम इस मुद्दे को उठा कोई मेरे ख्याल में कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। यह पॉलिटिकल कार्य है और पॉलिटिकल मैसेजिंग के कारण ये जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, वो जैसे कई लोग कह रहे हैं कि और कोई मुद्दा उठाने का ना हो, तब ये नेशनल सेलिब्रेशंस के ऊपर मेरे ख्याल में विवाद उठाना ठीक नहीं है और इससे देश के जो बच्चे हैं उनके इतिहास की जानकारी में मेरे ख्याल में कमी पड़ जाएगी और हमें उसी पे ही। ठीक है, आपके हिसाब से सर, अभी मैं असगर खान के पास जाऊं उससे पहले एक रिएक्शन, आपके हिसाब से आपकी नजर में भी आरएसएस देशद्रोही संगठन है? मेरे ख्याल में आरएसएस का जो एक्सप्रेशंस है
उसके बारे में पॉलिटिकल लोग चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में, जैसे मैंने आपको कहा कि ये ना हिस्ट्री के हिस्से में, जो नेशनल हिस्ट्री के हिस्से में जोड़ना चाहिए, या उसके एनालिसिस में हम फंसना चाहिए। पॉलिटिकल जो विवाद होता है वो इस पे चलते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें आरएसएस, पॉलिटिक्स, इस सब से ऊपर उठ के तिरंगा और नेशनल हिस्ट्री पे हमें ठीक है। कपिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन असगर अली साहब का ले लूं। असगर अली साहब, आपके हिसाब से ये कोई, जैसे अभी चेरियन साहब कह रहे हैं, ये कोई समय नहीं है कि आप इस बहस में पढ़ रहे हैं कि आरएसएस का क्या योगदान था, आरएसएस ने क्या किया नहीं किया। और अब आप देखिए, कांग्रेस के लोग अगर तिरंगा लगा भी रहे हैं तो नेहरू जी के हाथ में तिरंगा है, उसको लगा रहे, मतलब वहां भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, सिर्फ तिरंगे की बात नहीं हो रही। बीच अगर प्रधानमंत्री ने कहा तिरंगा लगाइए तो तिरंगा लगाते, फिर उसमें नेहरू जी के हाथ में तिरंगा लगाकर पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश है, आरएसएस का विरोध करके पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश है। फिर हालांकि इन्होंने झंडों के लेके बात करें हम तो। असगर भाई, आपके नेटवर्क में इश्यू है, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, उसको ठीक कराते हैं। कपिल जी, आपके हिसाब से ये पॉलिटिकल बनाया जा रहा है कि भाई डीपी में लगाएंगे भी तिरंगा, अगर लगाएंगे भी तो नेहरू जी हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं तभी लगाएंगे, सिर्फ तिरंगा नहीं लगाएंगे क्योंकि पीएम ने कह दिया तिरंगा लगाने के लिए? देखिए भाई साहब, अगर अब मुझे पॉलिटिकली जवाब इसका देना है ना, और अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई इनकी छेड़ी हुई चलानी है, तो मैं घर घर के अंदर वो चिट्ठी बंटवा दूंगा जिसके अंदर नेहरू ने ये कहा है कि मैं यूनियन जैक को नीचे उतरने नहीं दूंगा, समझे? और घर घर में वो चिट्ठी बंटवा दूंगा जो पार्लियामेंट के अंदर उस दिन, जिसे आज हम पार्लियामेंट बोलते हैं, पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगवाए गए। उस पंडित माउंटबेटन को, जिन अंग्रेजों ने हम पे 170 साल तक शोषण किया था, इस देश को लूटा था, नरसंहार किए थे, उसके आखिरी प्रतिनिधि को इन्होंने उस दिन जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। और वो गवर्नर जनरल शपथ किसकी लेता है? किंग की शपथ लेकर के उस दिन जो है वो गवर्नर जनरल बनता है। और एक बात और बता दूं आपको, ये जो आजादी कर रहे हैं, 15 अगस्त के दिन डोमिनियन स्टेटस मिला था, आजादी नहीं मिली थी। दुनिया का कोई इतिहासकार और कोई राजनीतिक आकर के उस पर मुझसे बहस कर रहे। इंग्लैंड के जो एम्परर था जॉर्ज 6, लंदन गजट उठा के देखिए 22 जून 1948 का, उस दिन उसने एब्डिकेट किया है भारत के इंडियन एम्पायर के थ्रोन को। 1 अप्रैल 1948 की चिट्ठी देखिए नेहरू की, किंग जॉर्ज के नाम, मैं इंडियन डोमिनियन का प्राइम मिनिस्टर, हिज मैजेस्टी के डोमिनियन की कैबिनेट के बिहाफ पे आपसे अनुमति मांगता हूं कि मुझे राजगोपालाचारी को दोबारा भारत का दूसरा जनरल बना लेने दीजिए। इसलिए मेहरबानी करके ये कांग्रेसी इतिहास में ना जाए और बहस ना करे। दुष्यंत नागर जी, क्या ये जो इतिहास कपिल जी बता रहे हैं, इनके लिए इस पर भी कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं? आप कह रहे थे प्रश्न पूछने का इतिहास है हमारे यहाँ, और नेहरू जी के हाथ में तिरंगा लेकर उसकी डीपी आपने भी लगाई हुई, अभी आपका ट्विटर हैंडल मैंने देखा। अरे इनकी तो पार्टी में डायनेस्टिक स्लेवरी है साहब। जवाब देना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि जब तक हमारा संविधान बनता, संविधान मूर्त रूप लेता, देश किस व्यवस्था के तहत चलता। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, बताइए। और जैसे ही हमारा संविधान बना, संविधान बनने के बाद भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया, हमारा तिरंगा शान से लहराया, दुनिया ने देखा, दुनिया आज उस तिरंगे को सलाम करती है, सलूट करती है, उसका अभिनंदन करती है। वो संविधान सभा के लोग जिन्होंने एक एक आर्टिकल लिखा, जिसको गरीबों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, गरीबों के हित में जिसको बनाया गया, वो बनने के बाद में देश पूर्ण रूप से गणतंत्र लागू हो गया। लेकिन दुष्यंत भाई, मैं ये कह रहा हूं, दुष्यंत भाई, आजादी के पहले राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अलग अलग राय थी। नहीं, दुष्यंत नागर जी, एक मिनट इसका जवाब। दुष्यंत नागर जी,
आजादी के पहले अलग अलग राय थी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। मैं आपको बताऊंगा ना, दुष्यंत जी ऐसा करिए, दुष्यंत जी ऐसा करिए, एक दिन शशांक जी से कहिए मुझे और आपको अकेले बिठा लें। ठीक है, आप उनका जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपको उनको ही जवाब देने देता हूं। कपिल जी जवाब दीजिए। इतिहास बोलते हैं ना, कपिल जी जवाब दीजिए। देखिए, ना मैं बीजेपी प्रवक्ता हूं ना मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं, लेकिन आप लोग ये जो इतिहास बताना शुरू करते हैं ना, आपके लिए राष्ट्रवादी पता कौन है शशांक जी? इनके लिए वो कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी है जिन्होंने सन 62 में चीन का साथ दिया था, क्योंकि आज इनकी चीन से संधि हो चुकी है, इसलिए कम्युनिस्ट इनके लिए राष्ट्रवादी है और सब हर कोई राष्ट्र के खिलाफ है। क्या बात करते हो यार दुष्यंत? देखिए साहब, राष्ट्रवादी किसी विचारधारा से तय नहीं होगा कि वो अमुक विचारधारा को मानता है वो राष्ट्रवादी है, वो अमुक विचारधारा को नहीं मानता वो राष्ट्रवादी नहीं है। नहीं, हथकंडों से तय होगा। आप लोगोों ने चीन से गुप्त संधि की, जवाब दीजिए, वो राष्ट्रवाद है। लक्ष्य तय किए वो व्यक्ति, वो राष्ट्रवाद है। अपनी सुनिश्चित करना चीन से चाहता है। आपने जो गुप्त संधि की वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवादी हो सकता है, रोज चीन का गुणगान करते हैं, आपका अध्यक्ष जाके। नहीं, दुष्यंत नागर जी, राष्ट्रवादी सबका हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट तो राहुल गांधी भी बांट रहे हैं ना। जिन नेहरू ने आरएसएस को जो है वो चीन युद्ध में योगदान के लिए जो है वो परेड में शामिल कराया, इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ की, प्रणब मुखर्जी तक चले गए, राहुल गांधी आरएसएस को सर्टिफिकेट फिर क्यों बांटते हैं देशद्रोही का? भारत एक महान राष्ट्र है, उसके राष्ट्रवाद से जुड़ने में हर व्यक्ति को गर्व महसूस होना चाहिए। किसको समझा रहे हैं भैया आप? ये कांग्रेसियों को समझाइए, चर्चा कर रहे हैं, अपने नेता को समझाइए कि भारत एक महान राष्ट्र है, चीन का गुणगान करना मत करें। महान राष्ट्रवाद से जुड़ता ठीक है, मैं एक मिनट सर, इस तरह की बहस ना करें। मैं कह रहा हूं एक एक करके बोल लें। असगर साहब की आवाज आ गई। असगर भाई, आपको आवाज आ रही है? जी, अब अपनी बात कहिए। उस वक्त आपका नेटवर्क खराब था, अब अपनी बात कहिए। देखिए, मैं ये टोटल एपिसोड जो तिरंगे को लेके कई रोज से चल रहा है, ये सब सियासी मामले हैं शुरू से लेके अब तक। अभी कभी भी उन्होंने तिरंगे को अहमियत नहीं दी, अपना भगवा झंडा फहराया। अब तारीख अगर पूरी उठाकर देखें, बार बार तारीख की सब लोग बात कर रहे हैं, अगर तारीख के पन्ने पलट कर देखें तो गांधी की हत्या से लेके आज तक जो कुछ भी उनके कारनामे हैं, या जो भी कुछ भी बोलवरकर और गोलवरकर और तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट हैं, अगर उन सबको हम अपने नजर के सामने रखें तो हर चीज ट्रांसपेरेंट है। अब ये सारे मुद्दे लेके आते हैं कि भाई किसी ने जो जैसा जैसा वक्त का तकाजा होता है वैसी वैसी बात करने लगते हैं। ये कोई देश से हमदर्दी की बात नहीं है, ये हुब्बुल वतनी की बात नहीं है, ये दिल में उन गुंजाइशों की बात नहीं है। अरे पर असगर भाई, सियासी मुद्दे मैं ये कह रहा हूं, आज हम राहुल गांधी का इतना ऑब्सेशन क्यों है आरएसएस से, मैं ये नहीं समझ पाता। भाई, आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, आपको तिरंगा अगर अपनी डीपी में लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। आप नेहरू के साथ पहले तो लगाएंगे और उसके बाद आरएसएस ने क्या किया नहीं किया। मुझे ये बताइए, अगर तिरंगे से इतनी नफरत होती इनको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि कश्मीर में तिरंगा फहराया जाए? इसी की लड़ रहे थे ना। यही तो हम बात कह रहे हैं ना कि ठीक है, अगर अच्छी बात कही तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ये है सब ड्रामेबाजी, ये सब सियासी मामले हैं। तो राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? अगर नहीं, आरएसएस के लोग ड्रामा कर रहे हैं। आरएसएस के लोग ड्रामा कर रहे हैं। अगर कह दिया कि तिरंगा लगाइए तो ये ड्रामा है। ये आज नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा से करते रहे हैं। अच्छा, उनियाल साहब मुझे ये बताइए, उनियाल साहब अच्छा, उनियाल साहब का फ्रेम चला गया है। अब दिलीप चेरियन जी मुझे ये बताइए कि अगर ये पॉलिटिकल ड्रामा है तो समझ में आता है, वो कह रही है आरएसएस का ड्रामा है, और दूसरी तरफ आरोप ये है कि आरएसएस को तिरंगे से मोहब्बत नहीं है। तो जिसको तिरंगे से मोहब्बत नहीं है वो तिरंगा देश में लगे, देश में हर जगह लगे, डीपी में लगे, ये ड्रामा क्यों कर रहा है फिर? पहला बात आपका सही है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है, ये ना हिस्टोरिकल ड्रामा है या ना सोशल ड्रामा है, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। और आप कैसे पूछ सकते हैं कि किस कारण से ये ड्रामा कर रहे हैं? पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स जब चाहिए किसी को तो कुछ भी वो मुद्दा उठा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो ड्रामा हमें कोई और नाम से उसको देख के उसको ऊंचे स्तर पे लगाना चाहिए। ये कोई आइडियोलॉजिकल ड्रामा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, और सिर्फ
और सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के पीछे भाग रहे लोग, और उससे लोगों को विभिन्न भागों में बांटना चाहते हैं। ठीक है उनियाल साहब, आप अभी आपका फ्रेम चला गया था। आरोप आप पर यह है कि वो संघ, एक तरफ आरोप यह है कि संघ को तिरंगे से नफरत है, दूसरा आरोप यह है कि यह संघ का पॉलिटिकल ड्रामा है कि आप जो है हर जगह तिरंगा लहराए या तिरंगा लगे या डीपी में लगे, ये आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। भाई ये ड्रामा जो कह रहे हैं वो ड्रामा खुद कर रहे हैं मुझे लगता है। आप तिरंगा लहराने की बात पे सब सहमत है नहीं? ये सारे पैनलिस्ट से मैं कहता हूं, क्या हम सबको अपने अपने घरों में तिरंगा लहराना चाहिए, नहीं लहराना चाहिए? अपनी डीपी पे तिरंगा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? हम तो इस पे भी तैयार हैं, हम तो इस पे भी तैयार हैं कि हम नेहरू के साथ हैं, पर तिरंगा तो लहराओ। दूसरी बात, एक बात और, अजगर जी चुप रहिए, अजगर जी चुप रहिए, आप बहुत बीच में बोलते हैं, बड़ी जरूरी बात। असगर भाई 2 मिनट में आपको मौका दूंगा, असगर भाई आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। 2 सेकंड सुन लीजिए उनको सुन लीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। बोलिए उनियाल साहब। पढ़ रहा था, संघ की सोच देखिए कि 15 अगस्त तो 15 अगस्त, 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका दिवस, 14 अगस्त को स्मृति दिवस के रूप में संघ उसको मनाने को तैयार है, और पिछले 1 वर्ष से लगातार इस 75वें साल को सेलिब्रेट करने के लिए उन लोगों के पास जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान या और अन्य राज्यों से, 6 स्टेटों से लोग यहां पर आए थे भागकर। उन सबकी स्मृति, 80 वर्ष से ऊपर के लोगों की स्मृतियों को एकत्र करके और उनको संगठित करने का कार्य विभाजन विभीषिका दिवस वाले दिन 14 अगस्त को संघ मना रहा है। 15 अगस्त तो मना ही रहा है। तो आप ये देखिए कि जो राष्ट्रवादी संगठन है उस पर इस तरह के इल्जाम लगाकर तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। एक मिनट असगर खान साहब, असगर भाई प्रश्न सुन लीजिए, असगर भाई प्रश्न सुन लीजिए। अगर कोई किसी प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि भाई 75 साल पूरे हो रहे देश की आजादी के, और तिरंगा आप चाहें तो घर पर फहराएं और तिरंगा वीक मनाएं और आप जो है वो डीपी में लगा लें, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप जो है वो मेरी फोटो के साथ तिरंगा लगाइए, आप बीजेपी के लोगों के साथ तिरंगा, कुछ नहीं, उन्होंने कहा तिरंगा लगा दीजिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तिरंगा लगाया, लेकिन नेहरू जी के हाथ में एक तिरंगा झंडा दे दिया और फिर लगाया। क्या यहां पर पीएम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, ये बताइए मुझे। नहीं, पहला सवाल तो ये है, खैर उनके फोटो की बात मत करिए, फोटो तो उन्होंने हिंदुस्तान की गलियों में, सड़कों में, पेट्रोल पंपों में, हर जगह पेड़ पौधों में सब में अपने फोटो लगा दिए। तो हम फोटो की क्या बात करें, लेकिन बात ये तिरंगे की हो रही है। तिरंगा, ये बताइए आजादी के बाद से तिरंगा कब नहीं लग रहा था? ये आरएसएस जवाब देना, ये नहीं लगाते थे, हम तो हमेशा से लगाते थे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई आपके पास हम आपसे ये तो पूछ रहे हैं, हमने हमेशा लगाया है। असगर खान साहब, असगर खान साहब, अरे भाई मैं कह रहा हूँ, एक मिनट उनियाल साहब, मैं ये वाली बहस मुझे नहीं पसंद आती कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। असगर खान साहब मुझे एक बात बताइए, आजादी के बाद से सब आजादी का जश्न मनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 75 साल पूरे हो रहे हैं, कुछ स्पेशल है, तो एक काम करते हैं कि सब लोग इस बार पूरा हफ्ता मना लेते हैं, जैसे विदेश में कई देशों में होता है, या फिर हम अपनी डीपी में लगा लेते, तो गुनाह हो गया क्या? कर लेते हैं, आप बोलते हैं हम मनाते, छोड़िए ठीक है हम करते हैं, लेकिन नेहरू जी की फोटो के साथ डीपी लगा के आप पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये देखो आजादी इन्होंने दिलाई। मानना है आप? नहीं, ये अपना मानना है, ये अपने किसी बड़े बुजुर्ग के हाथ में देके झंडा लगा लें, उसमें आप, इनको भी क्या परेशानी है? अगर दे भी दिया चलिए नेहरू जी के हाथ में, आप नेहरू जी की इज्जत करते ही नहीं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे नहीं थे, फ्रीडम फाइटर थे या नहीं थे, इस मुल्क के हमदर्द थे या नहीं थे, आप उनकी इज्जत करते ही नहीं। अरे पर मैं ये कह रहा हूं सर, असगर भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं, सुनिए असगर भाई कि नेहरू, असगर भाई आप पूछ रहे हैं नेहरू जी का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं भाई? अरे भाई लेकिन नेहरू जी इस देश के इकलौते प्रधानमंत्री नहीं थे ना, वो इकलौते फ्रीडम फाइटर नहीं थे ना। एक मिनट असगर खान साहब मुझे एक बात बताइए, एक मिनट असगर खान साहब मुझे एक बात बताइए, गांधी परिवार सरनेम तो गांधी इस्तेमाल करेगा, लेकिन तिरंगे के साथ फोटो नेहरू जी की लगाएगा। अगर इतना ही प्यार था तो गांधी जी की फोटो के साथ लगा देते फिर। अरे सुशांत, मैं जवाब देना चाहता हूं। गांधी जी की फोटो तो हर जगह मौजूद है। अच्छा, नेहरू जी की नहीं है? नहीं,
गांधी जी के तो हर जगह सब जगह, अगर नेहरू जी की जगह नहीं भी है। अच्छा ठीक है कपिल कुमार जी, इनका तर्क यह है कि चूंकि नेहरू जी की फोटो सब जगह नहीं है, वो बेचारे देश में पहचाने नहीं जाते हैं, लोग उनको जानते नहीं है, इसलिए उनकी फोटो के साथ तिरंगा लग रहा है। पीएम मोदी की तो ये कह रहे हैं पेड़ पौधों पर भी फोटो है, इन्होंने पेड़ पौधों पर भी पीएम मोदी की फोटो देख ली। गांधी जी की तो नोट पर है, तो गांधी जी को सब जानते हैं, नेहरू जी को जानते नहीं थे इसलिए उनकी लगा दी। कोई वजूद इस मुल्क में नहीं है, नेहरू जी का कोई कपिल कुमार जी नहीं है। क्या वो फ्रीडम फाइटर थे या नहीं थे? मुल्क की आजादी से लेकर, अरे भाई पूरा वजूद है उनका। भाई मैं कह रहा हूं उनका नेहरू भी लगा लीजिए ना, सरनेम में लगा लीजिए नेहरू, इतना वजूद है तो। कपिल कुमार जी बोलिए। झंडा दे भी दिया तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों है? क्या परेशानी है? भाई इनको मैं क्या गिनाऊं, इनको मैं नेहरू थोड़ा जी रुकिए, के ऑडियो वजूद कम गिनाऊं या कीजिए। झंडे की बात करूं? दुष्यंत जी आ रहा हूं आपके पास। कपिल जी प्रशांत जी ये बताइए मुझे, मैं इनको नेहरू के वजूद गिनाऊं या झंडे की बात करूं? दोनों कर दीजिए मिला जुला। बड़ी संविधान सभा की ये लोग बात कर रहे थे। निर्णय ये होना था देश में कि राष्ट्र संघ को अंदर भारत जाएगा या नहीं जाएगा, इसका निर्णय संविधान सभा लेगी। नेहरू जी लंदन में जाके निर्णय ले आए और पोस्ट फैक्टो संविधान सभा के सामने रख दिया कि अब तुम्हें यह करना होगा। ये थे नेहरू। सरदार पटेल ने 1949 में अपनी देहांत से 1 महीना पहले नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि चीन ये करने जा रहा है, होशियार हो जाओ। वो चिट्ठी वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दी गई। चीन को यूएन की सीट दिलवाई, चीन को अपनी एम्बेसी की जगह दी वॉशिंगटन में। हिंदू चीनी भाई भाई करके 62 में चीन से क्या करवाया, ये भी नेहरू जी थे। तो नेहरू जी की विरासत में बता दूं आपको क्या थी, और खुलवाएंगे मेरे मुंह से तो एक बात और बता दूं मैं आपको, किस हस्ती से नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन के मरने के ऊपर भारत की नौसेना के युद्धपोत नीलगिरी को गेंदे की मलाई देकर के बंबई से भेजा था लंदन के कोस्ट के ऊपर। तो मुझे नेहरू जी की मत सिखाइए, और मैं खोलना शुरू करूंगा तो आपसे बचते नहीं बचेगी। ठीक है दुष्यंत नागर, हवाई जहाज का नाम दुष्यंत नागर जी 1 मिनट। देखिए साहब, मैं नेहरू जी की पिक्चर के ऊपर, नेहरू जी की तस्वीर के ऊपर प्रेम और छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, मात्र 10 सेकंड में। 1 मिनट कपिल जी। भाई कृष्णा मेनन मेरा विचार, यहीं पे पर्चे पड़े हुए, हमारा विचार या देश के कुछ लोगों के विचार ऐसा है कि जो नेहरू जी की विचारधारा में आस्था रखते हैं, और नेहरू जी एक प्रतिबिंब हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने 10 वर्ष से अधिक समय तक अंग्रेजों की जेल में भी काटी है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी। हम उनके हाथ में ली हुई तस्वीर को तिरंगे की लगा रहे हैं, तो उनियाल साहब भी लगा सकते हैं, उनियाल साहब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगा सकते हैं, उनियाल साहब सावरकर जी की लगा सकते हैं, हेगड़ेवार जी की लगा सकते हैं, गुरु गोलवलकर साहब की लगा सकते हैं। तो इसको इतना बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहिए। इसमें आज घृणा का दिन नहीं है एक दूसरे से, ये प्रेम का दिन है। आज भारत एक महान लोकतंत्र बन के दुनिया के सामने खड़ा है। हमने 75 वर्ष की यात्रा पूरी की है। आज हमें हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जिसने इस 75 वर्ष की यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फर्क कहाँ आ जाता और कांग्रेस के नेताओं ने जो शहादत दी है, जो बलिदान दिया है, दुष्यंत जी मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। दुष्यंत भाई मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। दुष्यंत भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 75 साल का सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी ने किया ना सर, कि वो उठाकर ले आए कि इसका क्या योगदान है, उसका क्या योगदान है, ये कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, ये तो कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न उठाया। प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा था कि इसकी फोटो लगाकर तुमने गलत कर दिया, सही कर दिया। 1 मिनट उनियाल जी आ रहा हूं, उनियाल जी 1 मिनट आ रहा हूं। सर मुझे आपकी आवाज सुन नहीं पाई है, कृपया आप दोहरा देंगे। दुष्यंत भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ऑडियो ठीक करता हूं। उनियाल जी तब तक आप जवाब दीजिए। मैं इनको ये बात जवाब देना चाहता हूं सुशांत, ये वैचारिक बिल्कुल राजनीतिकरण ना करके डाइसेक्शन किया जाए इसका ठीक से, तो ये हमेशा से इनकी नीति रही है कि ये व्यक्ति के साथ जुड़े, तत्व के साथ, देश के साथ, और उस धारा के साथ नहीं जुड़ा हुआ कि देश को अति उन्नति की तरफ ले जाना चाहता है। इसीलिए नेहरू, इंदिरा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसी परिवार के आसपास चक्कर लगाने की वजह से इन्होंने तिरंगे का भी अपमान किया, जो कि अभी आपने देखे हिस्टोरियन ने क्लैरिटी से बताया।
सुशांत ये भाई, कारण है, इसी कारण सब से बातें करके- ये स्कूल ऑफ थॉट ये सब लगातार बातें नीचे करके जाता जा रहा है। सवाल तो करिए ये आप स्कूल ऑफ इनसे। थॉट लगातार आरोप डाउन क्या है? होता जा रहा है। एक सवाल ये तो स्कूल ऑफ करिए थॉट आप, मार्जिनलाइज हो ये गया है। किसकी जब हिमायत तक करना आप चाहते हैं? व्यक्ति को व्यक्ति गांधी जी के पूजा करते हत्यारों की हिमायत रहेंगे, करना चाहते हैं? तिरंगे का अपमान एक आप कर रहे हैं, नेहरू आप- को आप तिरंगे से जो बड़ा एक बता फैमिली रहे के हैं। ऊपर नहीं, हमला कर रहे हैं, तिरंगा आप जो फहराइए। स्कूल के एक और धारा नेताओं कहती के है ऊपर हमला तिरंगा कर रहे हैं। फहराइए, एक धारा आप कहता है हिमायत नेहरू जी किसकी के कर आप रही है पे तिरंगा बताइए? रखिए। असगर खान देखिए, साहब। सिर्फ एक दो सवाल अलग-अलग का जवाब धाराएं नहीं, दिए। असगर भाई। आप गांधी जी के हथियारों की असगर भाई। हिमायत कर रहे हैं दो ना? अलग अलग धाराएं। असगर भाई, आप गांधी जी के मुझे एक हथियारों बात की हिमायत बताइए, कर रहे हैं। असगर इतना खान अपने साहब, मुल्क से प्यार करते हैं। असगर खान साहब, आप ये भी तो आप सवाल गांधी जी के कि फोटो का कौन जिक्र कर रहे हैं। देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है, ये तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई। प्राइम मिनिस्टर की अपील में ये तो कहीं नहीं था कि फलाना देशद्रोही था, फलाना देश प्रेमी था। नेहरू जी ने जो अभी कपिल जी गिना आपके रहे सामने थे, श्रीराम भाई नेहरू जी सारे ने क्या सवाल किया नहीं उठ किया, तो ये तो रहे नहीं हैं। था। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी आरएसएस को लेकर आई ना सर, कि आरएसएस ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो देशद्रोही हैं। इसकी क्या जरूरत थी? तो सुशांत भाई सोच इनकी सुनिए ना आप। अब आज अपनी इनकी सोच सुन लीजिए, अभी अभी इनकी सोच सुन लीजिए। जो मुल्क के नेताओं का जिन्होंने योगदान दिया, जो फ्रीडम फाइटर थे और जिनकी आप और हम सब इज्जत करते हैं, उनके लिए ये क्या चिट्ठियां खोल रहे हैं और किसकी हिमायत कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या गांधी जी के हथियारों की हिमायत करना चाहते हैं? ये खुल के जवाब दें। गांधी जी के हत्यारे कहें ना, आपको अपने शब्द क्या- वापस आप लेने कहें ना पड़ेंगे। खुल के, सुभाष क्या हम चंद्र गांधी जी बोस के का हत्यारों लेटर की है। हिमायत करना चाह आप रहे हैं? बिल्कुल गलत आप बात कहिए कर रहे हैं, खुल झूठ के, बोलते हैं, क्या अजगर हम- के पास कोई आप इंफॉर्मेशन नहीं कहिए होती। हम गांधी आप जी के कैसे दोस्त नहीं वकील हैं? हैं? बिना हम उनके एविडेंस के हथियारों आपको के पता है दोस्त कि हैं। 3 बार बैन लगा और तीनों बार वापसी लिया विद माफी। कैसी बातें करते हो? कहीं प्रूव नहीं हुआ गांधी जी के हत्यारे थे। गॉड आप से कहिए कभी नाथुराम प्रूव नहीं गोडसे के हम हुआ, दोस्त हैं। कभी भी प्रूव हम नहीं हुआ। गांधी जी के राष्ट्रीय दोस्त नहीं हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं हूं असगर भाई, एक तो हम फैक्ट पर डिबेट करें, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं असगर भाई, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। असगर भाई मैं ये कह रहा हूं, आप तिरंगे का असगर अपमान भाई, कर रहे हैं। अभी कोरोना का एक संकट काल आया था, ठीक है? उसमें इसी आरएसएस के स्वयं सेवकों ने जब लॉकडाउन भी लगा हुआ था तो लोगों की मदद की, उसकी तस्वीरें हैं, रिपोर्ट्स हैं कि लोगों तक खाना पहुंचाया, मदद पहुंचाई। अब आप वो लोग यहां खड़े होकर ये कर रहे हैं और राहुल गांधी कहेंगे कि ये देशद्रोही है, तो कोई मान लेगा? देखिए वो तो जमाते इस्लामी वालों ने भी किया। अरे तो कौन तो, अरे भाई तो किसी ने कहा कि जमाते इस्लामी जो है वो देशद्रोही है, वो तिरंगा ना फहराए? जेल में डाल तुम दिया। तो जमात इस्लामी के साथ खड़े हो, जिन लोगों ने लगातार जो ऐसे टेररिस्ट को सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया, उनको जेल में डाल दिया। आप उनके साथ जो है खड़े हो रहे हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुकाबला नहीं कर सकते आप, इसीलिए उन पर इल्जाम लगाते हैं। अजगर भाई, तिरंगा सबसे बड़ा है। अच्छा, एक मिनट, तिरंगा सर्वोपरि है। एक मिनट असगर भाई, एक मिनट असगर भाई, एक मिनट, कपिल जी, एक मिनट, उनियाल साहब रुकिए, मैं ये नॉनस्टॉप बोलने का पक्षधर नहीं हूं, प्लीज। कपिल जी मुझे ये बताइए, आरएसएस का क्या आजादी में कोई योगदान नहीं है? ऐसा है साहब, इन लोगों के लिए, देखिए मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, इतिहासकार हूं, लेकिन जो योगदान सावरकर का है ना इस देश की आजादी के अंदर, नेहरू उसका पांव नहीं छू सकते। कभी नेहरू को चक्की चलाई जेल के अंदर, कभी नेहरू ने कोलू चलाया जेल के अंदर, कभी नेहरू को उल्टा लटकाया गया जेल के अंदर, कभी नेहरू को लिटाया गया सिल्लियों के ऊपर जेल के अंदर, कभी सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया नेहरू को, और ये उस सावरकर की जेल के ऊपर वो उठाते हैं ये करने के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिसने पूरा बंगाल बचा दिया, ये तो पूरा बंगाल देने वो तैयार बैठे थे पाकिस्तान को जब जिन्ना ने कलकत्ता मांग लिया था, जिसने लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिख लिख करके कि जैसे पंजाब में आप पार्टीशन करा रहे हैं, यहां भी हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहां पे भी प्लेबिसाइट कराइए और बाकी है, एक एक नक्शा बना करके दिया वहां पे करने के लिए। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये कहते हैं देश के लिए नहीं लड़ा? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसे आपने कहा कश्मीर में गया, जिसकी वहां पे हत्या करवा दी गई, वो देश के लिए नहीं लड़ा? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का देश के स्वाधीनता संग्राम में और राष्ट्र निर्माण में योगदान को किसी ने नकारा नहीं है। नेहरू जी की कैबिनेट में उनको एक महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान प्राप्त था, लेकिन ये भी याद रखना होगा हमें कि स्वर्गीय उनकी हत्या करवा दी गई थी वहां पे, और उनको रिजाइन करने को भी कहा गया था, ये भी सुन लीजिए, के साथ उनको रिजाइन करने को भी कहा गया था। मुख्यमंत्री के पद को की सेवाएं वहन की थी, और उन्हीं लोगों ने भारत के बंटवारे के लिए
उन्हीं लोगों ने ऐसी इस देश के अंदर आग जलाई जिससे 10 से 15 लोगों का निर्मम हत्या कर दी गई। और जिन्ना ने तो कुछ नहीं किया, जिन्ना ने तो कुछ नहीं किया, लियाकत अली ने कुछ नहीं किया। इस देश को सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंटवाया। अरे असगर साहब, अपने मुस्लिम मेंटल माइंड से बाहर निकलो कभी, ये अपने मुस्लिम माइंड से बाहर निकलो कभी, देश की बात करो। मैं यही कह रहा हूँ कपिल भाई, हर हिंदू आपको यही दिखाई देता है। कपिल भाई यही मैं कह रहा हूँ। सैयद अहमद खान तुम्हारा बाप है जिसने इस देश को बंटवाने के लिए बात की। पता नहीं हिमायत किसकी करते हैं आप अपने गांधी के हथियारों की हिमायत कर रहे हैं। हमें इस बात पे अफसोस होता है, हमें इस बात पे दुख होता है। हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे हैं। गांधी का हत्यारा कौन है बताओ जरा। कोई किसने हिमायत की गांधी के हत्यारे की? किसने की गांधी के हत्यारे की हिमायत? और फिर मुझे ये बताओ, शास्त्री जी को किसने बनवाया? शास्त्री जी को किसने बनवाया मुझे बताओ। नेहरू ने जासूसी क्यों करवाई नेताजी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर? ये समझाओ तो मुझे। 20 साल तक माफी मांगी थी उसने। जी हाँ, सावरकर से बड़ा राजपथ तुम्हारा एक कांग्रेसी नहीं हुआ। असगर खान साहब और कपिल जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन दिलीप चेरियन साहब, ये जो युद्ध छिड़ गया है कि नेहरू ने क्या किया, संघ ने क्या किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया, इसका क्या योगदान, उसका क्या योगदान, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि आप आजादी के 75 साल मनाने बैठे हो और नेहरू की चिट्ठियां खुलें और उसकी चिट्ठियां खुलें, और ये कांग्रेस पार्टी ने करके रख दिया। आज हो रही है इस पे चर्चा। मुझे 1 मिनट एक बात देखिए, इससे जी 1 मिनट एक बात कहने दीजिए। मेरे ख्याल में आ रहा हूं कपिल जी, आ रहा हूं, 1 सेकंड आ रहा हूं। दिलीप जी बोलते फिर आपके पास आ रहा हूं। मेरे ख्याल में इससे जो मैंने आपको बताना शुरू किया था कि देश के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको जो हिस्ट्री के बारे में जानकारी होना था, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, और हम विवाद में फंसा रहे उनको। वो देख रहे हैं और वो सुन रहे हैं ऐसे चीजें जहां से उनका ना कोई ताल्लुक है, ना उनको कोई इंटरेस्ट है। उनको जो इंटरेस्ट है कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में जो हिस्ट्री है उसके बारे में उनको जानकारी देना उचित है। ये वो टाइम है, और हम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं कि टाइम कि हम। ठीक है कपिल जी, छोटे में जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम बचा है। कपिल जी, मैं एक लाइन का जवाब देना चाहता हूं। मेरी इस पूरे देश से और सबसे एक अपील है कि जो देश की आजादी की लड़ाई में लड़ा, कम से कम उसके ऊपर, चाहे वो सावरकर हो चाहे कोई और हो, उनके ऊपर उंगली उठाना बंद करे, उनको डिवाइड करना विचारधारा पे बंद करे, और जो भी देश की लड़ाई में लड़ा, चाहे वो क्रांतिकारी था, चाहे आजाद हिंद फौज का सैनिक था, चाहे कांग्रेसी था, उन सबका सम्मान करना सीखे। ये रोज का जो तमाशा बना दिया है कि संघ वाला नहीं लड़ा, आरएस सावरकर ने ये किया वो किया, इस तमाशे को कांग्रेस बंद करे, हर स्वतंत्रता सैनिक का सम्मान करना करे। और किया, इंदिरा गांधी ने स्टेप निकाली सावरकर के ऊपर, वो राहुल गांधी को याद नहीं आएगी। इस डिबेट को छोड़े, सारे क्रांतिकारियों का जिन्होंने इस देश की आजादी में लड़ाई लड़ी है, उन सबको नमन करे, उन सबको सलाम करे। और असगर जी, ये मुस्लिम हिंदू दिमाग से बाहर निकल आइए। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त, असगर भाई मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।